आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा MMRCA-2 है, जिसको अब हम MRFA के नाम से जानते हैं, जिसमें भारतीय वायुसेना के लिए तकरीबन 114 की संख्या में जो फाइटर जेट्स है वो खरीदे जाने हैं। इसमें एक खास चीज़ हमें देखने को मिली थी कि जब भारत ने 36 राफेल जेट की डील साइन करी थी, तो उसके बाद डसाल्ट एविएशन ने रिलायंस के साथ अपना जो जॉइंट वेंचर है वो मजबूत करने का फैसला किया था। और उस समय ये माना जा रहा था कि डसाल्ट और रिलायंस का जो जॉइंट वेंचर है, इसी पे जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं इनका निर्माण किया जाएगा। लेकिन हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें सामने आई थी कि डसाल्ट एविएशन रिलायंस के साथ अपने जॉइंट वेंचर को डिसॉल्व करने वाली है। उसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि डसाल्ट एविएशन का ये मानना है कि रिलायंस ग्रुप अब उनके साथ ये जो प्रोग्राम है उसको आगे नहीं बढ़ा सकता, या वो फाइनेंशियली इतने कैपेबल नहीं है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो उनके द्वारा अफोर्ड किए जा सकें। इसलिए डसाल्ट एविएशन रिलायंस के साथ अब अपने जॉइंट वेंचर को ब्रेक करने वाली है। लेकिन इसमें एक नया ट्विस्ट ये आया है कि रिलायंस के बाद डसाल्ट एविएशन का जो नया जॉइंट वेंचर होगा वो जो है वो बेसिकली टाटा ग्रुप के साथ हो सकता है। रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि जो बातचीत है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जहां पर डसाल्ट एविएशन और टाटा ग्रुप के बीच में जॉइंट वेंचर को फॉर्म करने के लिए बातचीत शुरू हुई है। अब अगर हम बात करें पहले डसाल्ट और रिलायंस एरोस्पेस की, तो ये ऑलरेडी फाल्कन 2000 जो कि एक बिजनेस जेट है उसके लिए कंपोनेंट सप्लाई करते रहे हैं, या फिर हम ये कह लें जो एरोस्ट्रक्चर असेंबलीज़ हैं वो इनके द्वारा की जाती रही हैं। और राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए भी जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनका निर्माण यहाँ पे किया जाता रहा है। लेकिन अब टाटा ग्रुप के साथ जब ये जॉइंट वेंचर फॉर्म होगा तो ये जो प्रोग्रेस है इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाएगा। अब क्योंकि डसाल्ट एविएशन को इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि वो MRFA प्रोग्राम में निर्विरोध रूप से एक विजेता घोषित होंगे, तो उसके बाद वो टाटा ग्रुप के साथ मिलकर के ही जो एयरक्राफ्ट का निर्माण है वो भारत में ही करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि टाटा ग्रुप की बात करें तो इस क्षेत्र में टाटा ग्रुप को ऑलरेडी बहुत सारा अनुभव है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि टाटा और एयरबस का जो जॉइंट वेंचर हुआ है उसमें C295 एयरक्राफ्ट का निर्माण भी भारत में ही किया जाना है। और आगे चल के शायद अगर पॉसिबिलिटीज़ सही होंगी तो जो A400M एटलस है वो भी निर्माणित भारत में किए जाएंगे। लेकिन टाटा ग्रुप इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन के साथ भी जॉइंट वेंचर में है, जहां पर टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर्स लिमिटेड नाम से ये जॉइंट वेंचर फॉर्म किया गया है। और यहाँ पर ये बेसिकली C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट का जो टेल सेक्शन है उसको प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा और भी दूसरे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो इनके द्वारा बनाए जाते हैं। गौर करने वाली बात एक ये है कि टाटा ग्रुप और लॉकहीड मार्टिन के बीच में एक और नया जो वेंचर है वो फॉर्म हुआ है, जहां पर अगर MRFA प्रोग्राम में F-21 जिसको हम F-16 ब्लॉक 5 के नाम से जानते हैं वो सिलेक्ट किया गया तो उसका निर्माण भी किया जाएगा। और उसके चांसेस तो काफ़ी कम हैं, लेकिन जो ऑफ़र हैं वो ऑलरेडी लॉकहीड मार्टिन के द्वारा दिए गए हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि टाटा के पास अब इतने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ तो उपलब्ध ही हैं कि एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में वो काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। और यही चीज़ डसाल्ट एविएशन को जॉइंट वेंचर के लिए अट्रैक्ट कर रही है, और माना जा रहा है कि बहुत जल्दी ऑफिशियली इस चीज़ की घोषणा हो भी सकती है। हालांकि अगर हम टाटा ग्रुप की बात करें तो टाटा ग्रुप इसके अलावा भी कई जो एरोस्पेस प्रोजेक्ट हैं उस पर अपनी जो भागीदारी है उसको निभा रहे हैं। लेकिन हाल ही में जब हमने राफेल के केस में बात करी, क्योंकि जो MRFA प्रोग्राम है अब वो रफ्तार पकड़ चुका है, और हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर ये कहा गया था कि जब ये राफेल डील साइन करी गई थी भारतीय वायुसेना के द्वारा, उसी समय भारतीय वायुसेना के पास एक और अपॉर्चुनिटी थी एडिशनल 36 की संख्या में जो राफेल जेट्स हैं वो खरीदने की। और रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि सेकेंड बैच को लेकर के इंडियन एयरफोर्स भी काफ़ी सपोर्टिव थी, क्योंकि अगर एडिशनल 36 राफेल जेट खरीद लिए जाते तो वो एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत खरीदे जाते, और इससे भारतीय वायुसेना में राफेल एयरक्राफ्ट का जो साइज़ है वो 72 तक पहुंच सकता था। हालांकि ये जो 36 की संख्या में है राफेल एयरक्राफ्ट, इनको पहले भी भारत के सामने ऑफर किया गया था, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि उस समय अगर ये एडिशनल डील कर ली जाती तो फिर MRFA प्रोग्राम इससे प्रभावित हो सकता था। और इसी उठापटक के बीच में ये जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी वो भारतीय वायुसेना ने मिस कर दी। अगर हम सोर्सेस की बात माने तो भारत की लीडरशिप ये चाहती थी कि भारतीय वायुसेना तकरीबन एटलीस्ट 90 की संख्या में जो राफेल जेट्स हैं उनको ऑपरेट करे, और या फिर एडिशनल 36 की संख्या में जो ऑर्डर्स हैं वो तुरंत प्लेस कर दिए जाते, और उसके बाद एडिशनल 50 से 60 जो तेजस मार्क 1 का ऑर्डर है ये भारतीय वायुसेना में जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकता था। लेकिन इन्हीं उठापटक के बीच में आज तक जो MRFA प्रोग्राम है वो फंसा हुआ था। लेकिन फाइनली अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि इन डिलेज से अब काफ़ी कुछ सीखने के बाद
इंडियन एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस समय ऐसे निगोशिएशन कर रहे हैं जिसके आधार पर बहुत जल्दी हमें जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है इस प्रोग्राम को वो मिलती दिखाई पड़ेगी। अनुमान है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच तक जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है वो प्रदान की जा सकती है और उसके बाद जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है ये हमें 2024 में देखने को मिलेगा और फिर जो MRFA प्रोग्राम है वो पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना इस समय अपनी घटती स्क्वाड्रन की क्षमता को लेकर के परेशान है और एक बार जब MRFA को आगे एक कह सकते हैं लीड मिलेगी तो एक उम्मीद भी जगेगी कि भारतीय वायुसेना एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट के लिए आगे बढ़ सकती है। और ये जो प्रोक्योरमेंट होगा ये नॉर्मल प्रोक्योरमेंट नहीं होगा, बल्कि इसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और भी कई चीज़ें फ्रांस के साथ डिस्कस करी जा रही हैं। हालांकि डसाल्ट एविएशन अकेली इस रेस में नहीं है, बल्कि इस समय उनको यूरोफाइटर कंसोर्टियम से भी एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूरोफाइटर कंसोर्टियम ने कुछ ऐसे ऑफर इंडियन एयरफोर्स को किए हैं जो कि काफ़ी गेम चेंजिंग स्टेप साबित हो सकते हैं। दरअसल यूरोफाइटर कंसोर्टियम ने अपना जो यूरोफाइटर टाइफून ट्रेंच 4 है वो भारत के सामने ऑफर किया है और उन्होंने ये कहा है कि पूरी तरीके से इंडियन एयरफोर्स की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। इसके अलावा जो टेक्निकल और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी क्राइटेरिया है उस पर भी पूरी तरीके से खरा बैठ रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि रही बात अगर यूरोफाइटर टाइफून के प्राइसिंग की, तो इस ऑफ़र जो भारत को वो ऑफ़र कर रहे हैं उसमें वो तकरीबन राफेल से काफ़ी कम कीमत में भारत को ऑफ़र किया जाएगा। अब हालांकि रिपोर्ट्स में तो ये कहा जा रहा है कि जो यूरोफाइटर टाइफून भारत को ऑफ़र किया गया है वो राफेल की तुलना में तकरीबन 30% सस्ता होने वाला है और ये भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी अहम इसलिए भी होगा क्योंकि जितने भी इंडियन मेड वेपन सिस्टम्स हैं वो ईजिली उसमें इंटीग्रेट किए जा सकेंगे। वहीं इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाली है। रही बात अगर यूरोफाइटर टाइफून के प्रोडक्शन की, तो मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि जो ट्रेंच 1 एयरक्राफ्ट हैं वो ऑलरेडी कई जो ऑपरेटर्स हैं उनके द्वारा रिटायर किए जा रहे हैं और माना यह जा रहा है कि 2040 तक कम्प्लीटली इनको रिटायर कर दिया जाएगा। हालांकि अगर हम ट्रेंच 4 की बात करें तो इनका जो प्रोडक्शन है ये वर्ष 2030 तक लगातार चलता रहेगा और अगर भारत के द्वारा ये बड़ी संख्या में ऑफ़र किए जाते हैं तो संभावनाएं ये भी हैं कि शायद इनकी भी प्रोडक्शन लाइन हमें भारत में देखने को मिल जाए। हालांकि यहाँ पर ये चीज़ें अभी तब होंगी जब भारत इनको सेलेक्ट करेगा और MRFA प्रोग्राम आगे बढ़ता दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जो यूरोफाइटर कंसोर्टियम है वो काफ़ी एग्रेसिव वे में अप्रोच कर रहा है भारत के सामने और ये चीज़ें डसाल्ट एविएशन को कहीं ना कहीं अंदर से डरा ज़रूर रही हैं। यूरो कंसोर्टियम के द्वारा एक और जो बड़ा ऑफर दिया गया है भारतीय वायुसेना को वो ये है कि भारत जब भी चाहेगा इंडिपेंडेंटली इन एयरक्राफ्ट्स को अपग्रेड प्रदान कर सकेगा और उसमें उसे किसी भी प्रकार से जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उसे कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है और हमेशा यूरोफाइटर कंसोर्टियम भारतीय वायुसेना के लिए सपोर्टिव रहेगा। ये आश्वासन भी यूरोफाइटर कंसोर्टियम के द्वारा दिया गया है और बाकायदा इस समय यूरोफाइटर कंसोर्टियम भी भारत में जो जॉइंट वेंचर है उनको फॉर्म करने की तैयारी कर रही हैं। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कई जो प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं उनके साथ उनकी बातचीत चल रही है। तो ये चीज़ें अब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए सकारात्मक एक निशान है कि भारतीय वायुसेना के लिए जो MRFA प्रोग्राम है वो सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्दी इसमें जो बड़े निर्णय हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लेते दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये चीज़ें मानी ये जा रही हैं कि जनरल इलेक्शन 2024 के बाद ही होंगे और तब तक का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जहां पर हमने बात करी डसाल्ट एविएशन के बारे में, यूरोफाइटर कंसोर्टियम के बारे में। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।